बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 19 अक्टूबर है। अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। ऐलान ये किया गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर में लैंड करेंगे। 4 साल के बाद वो वतन वापस आ रहे हैं, लेकिन उनके वतन वापस आने से पहले एक बहुत ही तहलका खेज, बहुत ही सनसनीखेज दावा सामने आया है मियां साहब के मुतल्लिक। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि मैं तहलका खेज, सनसनी खेज, इस किस्म के अल्फाज का चुनाव बहुत कम करता हूँ। लेकिन जो दावा मियां साहब के मुतल्लिक किया गया है कि लंदन के एक फार्म हाउस पर जो किसी डॉक्टर साहब का है, किस किस मुल्क के कौमी सलामती मशीरों ने मुलाकात की है मियां साहब से गुज़श्ता 1 साल में, और जो उनकी वापसी है पाकिस्तान में वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ हो रही है। ये बात दुरुस्त क्यों मालूम होती है? मुमकिन तौर पर कौन कौन से ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हो सकते हैं जिन्होंने मियां साहब से मुलाकात की होगी, और उनका पाकिस्तान से या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बन जाने के बाद मुमकिन तौर पर मुतालबा क्या हो सकता है, इन मामलात पर बात करेंगे। कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कि इसमें मफरूज़े पर मबनी हैं जिनके हवाले से हतमी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन दावा जो है वो किया है बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं नुसरत जावेद साहब। पब्लिक न्यूज़ में अपने प्रोग्राम में उन्होंने बड़े वसूख के साथ ये बात कही है, और अगर ये बात दुरुस्त है, जो कि बज़ाहिर लगता है कि दुरुस्त है, उसकी भी मैं वजूहात आपको बताता हूँ कि क्यों ये लगता है कि ये दावा, ये बात दुरुस्त है। तो फिर यूँ समझिए कि पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक वक्त जो है उसका आगाज़ हो गया। पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये दुरुस्त क्यों मालूम होती है। दुरुस्त इस वजह से मालूम होती है कि सबको मालूम है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से पाकिस्तान के इदारों में किस किस्म की राय पाई जाती है, और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट की गोद में चढ़ने के बाद वापस जिस तरीके से उतरे, जहाँ जहाँ पर उन्होंने मिस कमिटमेंट्स की, जहाँ जहाँ पर उन्होंने लड़ाई ली, जहाँ जहाँ पर उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कमरे के कोने में कुल्हाड़ी पड़ी हो तो वो ढूंढ कर जाकर उसके ऊपर अपना पाँव मारते हैं। वो हमेशा ये करते रहे हैं, और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता कुछ अरसे से उन्होंने जिस किस्म की गुफ्तगू लंदन में बैठकर एक मोर्चा बनाकर पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ की, तो ज़ाहिर है कि एक तवील लिस्ट है जिसकी वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कबूलियत समझा जाए कि नहीं हो सकती। उसके बावजूद मियां साहब के लिए तमाम रास्ते साफ़ हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग झाड़ू लेकर खड़े हैं, बड़े बड़े लोग, और वो चाहते हैं कि इस रास्ते में कोई कांटा ना हो, फूल बिछाए जाएं। मियां साहब एक सुर्ख कालीन पर चलते हुए पाकिस्तान वापस पहुँचें, और पाकिस्तान आने के बाद उनको जो है वो बराजमान कर दिया जाए वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर, और पाकिस्तान की तकदीर चौथी मरतबा उसी शख्स के हवाले कर दी जाए जो पहले 3 मरतबा बुरे तरीके से पाकिस्तान को मसाइल से निकालने में ना सिर्फ नाकाम हुआ बल्कि पाकिस्तान के मसाइल में उसने इजाफ़ा भी किया। मियां साहब के हवाले से जो परसीव्ड क्राइम्स हैं उनकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है। फिर ज़ाहिर है कि ये बात भी बंदे के जहन में आती है कि आखिर ऐसा क्या है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मकबूलियत के एतबार से इस वक्त अपनी शायद करियर में इससे पहले वो इस कदर गैर मकबूल ना हो जितना वो आज हैं, और उसकी वजह उनके भाई का 16 महीने का इक़्तिदार है। साल 2022 के जनवरी में मियां साहब बहुत मकबूल थे, लेकिन सबको मालूम है कि जिस तरीके से पर्दों के पीछे ड्राइंग रूम्स में बैठकर कॉन्स्पिरेसीज़ करके उन्होंने इक़्तिदार छीना, इमरान खान को इक़्तिदार से उतारा, उसके बाद वो जिस तरीके से इक़्तिदार में आए, तो बहुत सारे लोगों के जहनों में इसका हवाले से भी एक जो है वो अफसोस, एक तासुफ़ मौजूद है। और आने के बाद जो कुछ किया उनकी हुकूमत ने, जिस तरीके से महंगाई का तूफ़ान आया, बिजली के बिल सबके सामने है, गुर्बत, बेरोज़गारी, पेट्रोल की कीमतें, जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, उसका ज़िम्मेदार भी वो सब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को समझते हैं। तो एक शख्स जो इतना गैर मकबूल है उसको किस तरीके से फ़ौक़ियत दी जा सकती है एक ऐसे शख्स पर जिसके साथ डील करना भी निस्बतन बहुत आसान है। इमरान खान जो है वो एक बहुत कोई हार्ड किस्म का जो है उनका ओपिनियन नहीं है। उनको बहुत वक्त पहले, मैं 9 मई से पहले की बात कर रहा हूँ, उनको डील किया जा सकता था, उनके साथ बिल्कुल राह निकाली जा सकती थी, और सबसे बेहतर फ़ैसला कि पाकिस्तान के अवाम जिस शख्स को मुंतखब करें, आप उसको इक़्तिदार में आने दें। तो फिर एक शख्स अगर इतना मकबूल है और उसकी कोई कबूलियत नहीं है, और दूसरी तरफ एक शख्स नहायत गैर मकबूल है लेकिन उसके लिए रास्ते साफ़ हो रहे हैं, तो फिर बहुत सारे मामलात हैं, और माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में CIA का या MI6 का
क्या रोल था, इसके हवाले से बहुत सारे लोग खुलकर बात कर चुके, इंकशाफात कर चुके। पाकिस्तान में माजी में किस किस लीडर को किस किस मुल्क की आशीर्वाद हासिल रही है, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है और ये कोई अचंभे की बात भी नहीं है। बहुत सारे लोग जिनकी पॉलिसीज़ किसी एक ख़ास मुल्क के साथ अलाइंड होती हैं तो वो मुल्क उनकी एक तरीके से गार्जियन के तौर पर भी काम करता है, इंटरनेशनली उनको सपोर्ट भी करता है, उनकी लोकली जो है वो राह भी हमवार करता है। लेकिन ख़ास तौर पर जो वेस्टर्न ब्लॉक है, अब आ जाते हैं जो दावा किया है और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये जो दावा है उसके बाद कौन से 5, 6 या 7 ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है कि मियाँ साहब आ जाते हैं और जिस तरीके से लग रहा है कि उनको उठा के बिठा देना है वज़ीर आज़म की कुर्सी पे, तो कौन से 6-7 मामलात मुमकिन तौर पर हो सकते हैं जो मुख्तलिफ़ ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स ने मुलाकातों में, क्योंकि मियाँ साहब को अगर वो चाहते हैं कि आ जाएँ तो वो कुछ चाहते भी होंगे मियाँ साहब से कि वो करें, वो क्या कुछ हो सकता है मुमकिन तौर पर, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। पहले तो मैं आपको बताता हूँ दावा क्या था। नुसरत जावेद साहब के शो में अदनान हैदर साहब जो हैं उन्होंने दरमियान में एक बात की। उन्होंने कहा कि हमारे शो में नुसरत साहब आपने एक बात कही थी कि सजना ये महफिल असा तेरे वास्ते सजाई है। तो नुसरत जावेद साहब कहते हैं हाँ तो ये अरेंजमेंट के साथ आमद है ना मेरे भाई, मैं इसरार करूँगा, आई विल इंसिस्ट कि मियाँ साहब जो वापस आ रहे हैं इसके पीछे एक पूरा अरेंजमेंट मौजूद है। तो फिर उस पर अदनान हैदर कहते हैं तो फिर आप कीड़े क्यों निकाल रहे हैं। नुसरत साहब कहते हैं कि अब यहीं से तो मामला बिगड़ना है, तुम समझ ही नहीं रहे हो। एक तो वो है छोटे भाई जिसने बड़े भाई के लिए रास्ता हमवार किया कि ये लो, एक साहब है मियाँ शहबाज शरीफ और जमात भी उनके साथ है, कहते हैं फिर आना है हुकूमत में, बड़ा मज़ा आया है 16 महीने की हुकूमत का। फिर आगे नुसरत साहब कहते हैं कि एक है नवाज़ शरीफ, उनकी एक लेगेसी है, क्या 3 मरतबा, एक नहीं 3 मरतबा, पहले सदर इसहाक ने बरतरफ़ किया, फिर परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाकर बरतरफ़ किया, उसके ज़रिए निकाला, और तीसरी मरतबा साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा की फरासत की वजह से फारिग हुए, नाअहल हुए। अपनी उम्र के इस आखिरी हिस्से में अब वो ये लेगेसी छोड़ कर जाना चाहेंगे कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा कहने वाला बिलाखिर सियासत में अपनी वापसी उसी रास्ते पर चलते हुए करना चाहता है, हुए ग़ुलामी के साथ। मुझे नहीं लगता, ये नुसरत साहब ने कहा। उस पर अदनान हैदर कहते हैं कि वो कर रहा है, खुदा का नाम लें नुसरत साहब, लोगों को मिसलीड ना करें। नवाज शरीफ वही कर रहा है जो आप कह रहे हैं कि वो नहीं कर रहा, यानी कि वो बाकायदा हुए ग़ुलामी कर रहा है, उसके अंदर मौजूद है और वो उसी के ज़रिए इक़्तिदार में आ रहा है। उसके ऊपर नुसरत साहब कहते हैं कि भाई ऐसे ही होता है कि सज्जी दिखाकर खब्बी मारना। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब पूरी कोशिश करेंगे कि वो साबित करें कि वो किसी डील के साथ नहीं आ रहे। फिर यहाँ से गुफ्तगू आती है सानह कारसाज। 18 अक्टूबर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 में वापस आई और कारसाज में 2 धमाके हुए और उसमें पीपल्स पार्टी के दर्जनों कारकुन जो हैं वो शहीद हो गए। उस वाक़े के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी और उस वक्त जब इनकी वापसी हुई थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, उसके ऊपर बात चली गई। वहाँ पर जो है वो गुफ्तगू करते हैं नुसरत साहब और वो कहते हैं कि बेनज़ीर 18 अक्टूबर को वापस आई थी, अब एक और साहब अक्टूबर में आ रहे हैं। दोनों सूरतों में कहीं ना कहीं कोई इंटरनेशनल अरेंजमेंट था। उस पर अदनान हैदर कहते हैं ये क्या कह रहे हैं आप। वो कहते हैं भाई था ना, इसमें उसमें NRO हुआ था ना। तो अदनान हैदर उसके ऊपर कहते हैं उनका हुआ था ना NRO, इनका तो नहीं हुआ। तो कहते हैं कि इधर भी है ना, छोड़ा करो ना, ख़बरों का पता रखा करो, नुसरत साहब कहते हैं। फिर उन्होंने कहा, अदनान हैदर कहते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ लंदन में बैठकर कॉफ़ियाँ पी हैं। उस पर नुसरत साहब कहते हैं कि ओ लंदन में ही पता करो कि कौन कौन से मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनको मिला है। नवाज़ शरीफ साहब का ये पता करो कि गुज़श्ता 1 साल में कौन कौन से मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिला है। लंदन में एक बहुत बड़ा दिखावा है मियाँ साहब का। एक है हुसैन नवाज साहब का दफ्तर, सारा पिंड वहाँ पर इकट्ठा होता है, लेकिन जहाँ खुफिया मुलाकातें होती हैं वो कोई और जगह है, एक घर, एक फार्म हाउस है किसी डॉक्टर साहब का। उस पर अदनान हैदर कहते हैं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर सकती है। तो उस पर कहते हैं नुसरत साहब के सर, उनका मुकमुका इसमें शामिल है। अब वो कौन लोग हैं वक्त आने पर नाम भी बता दूंगा तुम्हें। तो उस पर अदनान हैदर कहते हैं कि नवाज शरीफ इतने ताकतवर कैसे हो गए। वो कहते हैं हो जाते हैं ना, जब ज़रूरत पड़ जाती है बवक्त ज़रूरत।
अब पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि मुमकिन तौर पर कौन हो सकते हैं, और अगर ये हो सकते हैं तो वो पाकिस्तान से या नवाज़ शरीफ से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के बाद क्या मांग सकते हैं मुमकिन तौर पे। एक बात, लंदन जो है वो ज़ाहिर है कि सबको मालूम है कि लंदन जितने भी बड़े शहर हैं, स्टेशंस हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक की एजेंसियाँ, उनकी आँखें, उनके कान, वहाँ पे दीवारें भी जो हैं वो सुनती हैं, सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा होती है। और मियाँ साहब जब लंदन में मौजूद थे ऑब्वियसली, तो उनको कोई सिर्फ पाकिस्तान की एजेंसियाँ तो वॉच नहीं कर रही होंगी वहाँ पे, सिर्फ इंग्लैंड की तो नहीं, पूरी दुनिया की बहुत सारी एजेंसियाँ जो इंटरेस्टेड होंगी देखें कि मियाँ साहब, और वो अगर आ जाते हैं पाकिस्तान, बहरहाल एक बहुत बड़ी जो है वो पोटेंट फोर्स रखता है, मिलिट्री रखता है पाकिस्तान, जो है वो जियो स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग जो है पाकिस्तान की, नक्शे पे जहाँ पर पाकिस्तान मौजूद है उसके हवाले से भी पाकिस्तान की अहमियत है। पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, माजी है, तालिबान के साथ पाकिस्तान के जिस किस्म के कनेक्शंस हैं, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, ये तमाम चीज़ें जब आप जहन में रखें तो कोई भी हो। एक मुलाकात तो आपको याद होगा कि ऑन द रिकॉर्ड हुई थी, एक साबिक थे कौमी सलामती के मशीर हमदुल्ला मोहिब, उन्होंने मुलाकात की थी और नवाज़ शरीफ साहब ने उन्हें अपने ड्राइंग रूम में बिठाकर चिलगोज़े और अनवा अक़साम के ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम वो चबाते हुए उनके साथ एक कुछ तस्वीर भी जारी की थी, एक वीडियो भी उसके हवाले से आई थी। हमदुल्ला मोहिब उससे कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के मुतल्लिक, पाकिस्तान के इदारों के मुतल्लिक किस किस्म की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करके गए थे, ये भी आपको याद होगा, वो ऑन द रिकॉर्ड थी। एक बात है कि इसमें चीन हो, रूस हो, ईरान हो, या वो मुल्क वेनेजुएला है फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर दैट मैटर, या फिर निकारागुआ है, या फिर क्यूबा है, या फिर नॉर्थ कोरिया है, इन ममालिक की तो वहाँ पर भी नहीं मार सकते, और वो कभी भूल कर भी वहाँ पर किसी किस्म का मनूवर करने की कोशिश नहीं करेंगे। उनका कोई भी बंदा वहाँ पर इस किस्म की कोई मुलाकात नहीं करेगा। उनको पता है, एक तो उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, बहुत अंडर वॉच होते हैं, सर्विलेंस होती है, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लेवल का कोई बंदा वहाँ पर मूव करता ही नहीं है, और करता है तो पता होता है मुलाकात कहीं पर खुफिया हो तो वो खुफिया रह ही नहीं सकती, वो आ जाती है तो वो तो रेडार्स मौजूद होते हैं। तो लामहला उसको लंदन का अमेरिकन ब्लॉक का इत्तहादी होना चाहिए जो भी मिला है मुमकिन तौर पर। अब उसमें कौन कौन हो सकता है? अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन लाइकली, वाई पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए जैक सुलिवन 2022 में बहुत एक्टिव रहे। इमरान खान को पहली धमकी दरअसल देने वाले जो हैं वो जैक सुलिवन थे। वो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो जो साइफ़र आया था और जो बुलाया था डोनाल्ड लू ने, वो मुलाकात थी जिसमें धमकी दी गई। मैंने फरवरी के महीने में रिपोर्ट किया था जिस वक्त खान साहब रवाना हुए कि इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमेरिका के उसने धमकी पहुंचाई है मोईद यूसुफ के ज़रिए, और सिर्फ उस वक्त नहीं जब वो इस्लामाबाद में थे, जब वो मॉस्को लैंड कर गए उस वक्त भी धमकी दी गई थी और ये सारी बातें की गई थी। तो जैक सुलिवन हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं। लंदन खुद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंडिया हो सकता है, अजीत डोवल हाई रिस्क, शायद मुमकिन है, हो सकता है कि ना हो। गल्फ़ स्टेट्स में से किसी का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट इट हैज़ टू बी समबडी जो अमेरिका और बरतानिया उनके इत्तहादी ममालिक में शामिल हों, वो हो सकते हैं। अब वो अगर मियाँ साहब से मिलते हैं तो मियाँ साहब के लिए नुसरत साहब ने जिस तरीके से कहा कि एक इंटरनेशनल अरेंजमेंट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का मुकमुका इसमें शामिल है, तो वो मुमकिन तौर पर क्या मांग सकते हैं? देखें, इस हवाले से ज़ाहिर है कि एक बात तो वो चीज़ मांग सकते हैं जो इससे पहले वाला नहीं दे रहा था। इससे पहले वाला जो है वो नहीं दे पा रहा था, यानी कि शहबाज शरीफ चाहते हुए भी शायद ना दे पा रहे हों। वो जिस सूरत हाल में फंसे हुए थे, तमाम तर तनकीद सब कुछ उनके ऊपर मौजूद था, कुछ चीज़ें उन्होंने की बहरहाल, लेकिन उससे पहले इमरान खान मौजूद थे। पाकिस्तान के हवाले से आई कैन टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रीफिंग्स, फॉरेन ऑफिस में बहुत सारे डिप्लोमेट्स पाकिस्तान के, उनके साथ बहुत रेगुलर इंटरेक्शन 20 साल से रहा, तो जाहिर है कि ये चीज़ें हमें मालूम है। पाकिस्तान से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम ये कहते हैं अमेरिका, उसका ब्लॉक, वो क्या चाहता है? पहली बात वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम कर ले, इसराइल के साथ जो है पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम कर ले, उसको जो है पाकिस्तान शायद बारिश का पहला कतरा बने, जिसके बाद बहुत सारे 57 इस्लामी ममालिक हैं
वो पाकिस्तान की देखा देखी वो भी तस्लीम कर लें, नॉर्मलाइज कर लें अपने रिलेशनशिप इसराइल के साथ, और इसराइल को एक लेजिटिमेसी मिल जाए। जो नाजायज़ रियासत है अमेरिका की, नाजायज़ औलाद मिडल ईस्ट में, वो एक वहाँ पर एक नया ऑर्डर इस्टेब्लिश करे, एक नया मिडल ईस्ट जिसके सेंटर में एज अ मोस्ट पावरफुल रियासत इसराइल जो है वो मौजूद हो, और अमेरिका उसके ज़रिए इस पूरे ख़ित्ते को भी कंट्रोल करे और अपनी इजारादारी इस दुनिया पे कायम रखे। अच्छा, ये बहुत मुश्किल है, बड़ी फार फेच्ड बात है। नवाज शरीफ साहब या कोई भी हो डाउनग्रेड कर सकते हैं अपनी पोजीशन सब कुछ, लेकिन ऑल टुगेदर चेंज कर देना, नॉर्मलाइज स्ट्रेट अप कर लेना एक बहुत मुश्किल काम है। दूसरी चीज़ इंडिया के हवाले से और कश्मीर के हवाले से, वेस्टर्न ममालिक समझते हैं कि जो कश्मीर है वो एक तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है दुनिया का, और ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसी लड़ाई है, एक ऐसा तनाज़ा है जो किसी भी वक्त न्यूक्लियर एस्केलेशन में बदल सकता है और उसका दायरा पूरी दुनिया तक फैल सकता है। उसके असरात फिर ज़ाहिर है कि महदूद नहीं रहते। दूसरा जो अमरीकी ब्लॉक है उसका पिट्ठू है इंडिया इस रीजन में, और रीजन में इंडिया को पिच किया हुआ है चीन के अगेंस्ट। तो ये भी सबको मालूम है कि अगर इंडिया की एनर्जीज़ जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं, पाकिस्तान को भी देखना है उसने, कश्मीर की तरफ भी देखना है, इस थ्रेट को भी काबू रखना है, तो फिर वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ चीन की तरफ फोकस नहीं कर सकता। लिहाजा उन्होंने इंडिया को फ्री अप करना है। तो उसके लिए एक बैक एंड के ऊपर सबको मालूम है कि हमारे ऊपर दबाव रहा है कि हम इंडिया की इजारादारी, इंडिया की चौधराहट तस्लीम भी कर लें और कश्मीर पर भी गिव अप कर दें। और हमारे बहुत सारे अब गल्फ़ ममालिक भी माजी करीब में ये मशवरे देते रहे हैं पाकिस्तान को कि आप नॉर्मलाइज़ करें इंडिया के साथ, लड़ाई ख़त्म कर दें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ रिपोर्टेड और कुछ अनरिपोर्टेड, कुछ ऑन द रिकॉर्ड, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। दूसरा ये मामला हो गया। तीसरा है पाकिस्तान का। अच्छा, फिर इंडिया वाला भी कोई ख़ास मुमकिन नज़र नहीं आता, गिवन के ज़ाहिर है कि ये चेहरे तब्दील होते रहते हैं, रियासतों की पॉलिसी है, इतनी आसानी से भी जो ख़ास तौर पर इस किस्म की पोजीशंस हैं, इस किस्म के मामलात में वो चेंज नहीं हुआ करती। फिर आ जाते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसको रोल बैक करने के हवाले से, उसके ऊपर कुछ गारंटीज़ एंड एश्योरेंसेस के हवाले से, उसमें कोई फ़र्स्ट यूज़ के हवाले से कि पहल नहीं करनी, इसके ऊपर इस नहज पर नहीं जाना, ये एक मुतालबा जो है वो मौजूद है। ये मसाइल हल हो जाए ना, ये ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान से मसला ही ना रहे। लेकिन फिर पाकिस्तान तरन वाला भी बन जाए अपने दुश्मन ममालिक के लिए कि उसके बाद फिर आप आएँ और अगर जो चाहें इस मुल्क को जिस तरीके से चाहें बुली करें। बुली अभी भी किया जाता है, बाजू भी मोड़ा जाता है, लेकिन वो जिस तरह तरन वाला है पाकिस्तान तरन वाला नहीं है। तो एक है न्यूक्लियर प्रोग्राम, मुमकिन तौर पर इसके ऊपर कोई मूवमेंट हो सकती है। उसके बाद मैं उन सॉफ्टर पॉइंट्स की तरफ जाता हूँ जो असल में डूएबल हैं एक अपनी डोमेन में रहते हुए, जिन पर कुछ ना कुछ गिव अप किया जा सकता है। उसमें नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है कि चीन के साथ अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड करें। सी पैक जो है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, इस चौंचले को छोड़े हम, बदले में आपको पाकिस्तान माजी में पाकिस्तान को ये जिस वक्त ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन चली थी, तो उस वक्त पाकिस्तान को कहा गया था कि आप इस पर काम ना करें, इसको पाए तकमील तक ना पहुंचने दें। पाकिस्तान ने कहा हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें करना है। उन्होंने कहा हम आपको तरबेला डैम की अप्रेजिंग का प्रोजेक्ट देते हैं, हम आपको फ़लाँ मुल्क से फ़लाँ चीज़ें लेके देते हैं, हम आपको मंगला डैम की, फ़लाँ डैम की, नए डैम बनाने के लिए कुछ वो देंगे, हम आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग, आपके लाइन लॉसेस कम करने के लिए हमें अल्टरनेट्स जो हैं वो दिए गए। और नवाज शरीफ साहब के दौर में, क्योंकि ये आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस वक्त उनका पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, उससे 2 या 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, ग़ालिबन 11 मार्च 12 मार्च या 13 मार्च की बात है 2013 की, इलेक्शन से पहले और अपनी हुकूमत जाने से पहले उन्होंने जाकर इफ्तिताह किया था पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर। उस वक्त सदर महमूद अहमदी नैयाद थे उनके साथ, और उसके बाद उनकी हुकूमत चली गई। वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन कहाँ है वो आपके इल्म में है कि वो कहीं पर भी नहीं मौजूद। ईरान ने अपनी साइड तक बना दी और हमारी साइड पर कोई काम नहीं हुआ, और उसके ऊपर वो आलमी अदालत में भी मामला गया हुआ है। तो वो इस किस्म के ऑल्टरनेट्स फराहम करते हैं। शहबाज शरीफ साहब के जाने के बाद उनके दौर में बहुत सारी मूवमेंट हो गई थी अमेरिका के साथ जो है बैक ऑन ट्रैक भी हो रहा था। और
जब काकड़ साहब आए तो हमने देखा कि अमरीकी सफ़ीर को हमने गवादर ले जाकर खड़ा कर दिया, गवादर का एक्सेस दे दिया। वहाँ पर उन्होंने जनाब कहा हम पाकिस्तान के साथ मिलकर गवादर की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। वो चाइना उसके हवाले से क्या मौक़िफ़ रखता है। माजी में हम पहले अमेरिका के कहने के ऊपर सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी जो है उसको इसका कंट्रोल दे चुके हैं। 2007 में फिर गालिबन जो है इसको ये अरेंजमेंट ख़त्म हुआ था और फिर दोबारा से आप जो है ये 2007 में दिया था और अरेंजमेंट बाद में ख़त्म हुआ था। बहरहाल 2007 का जो है वो डेट उसमें अहम है। चीन के साथ कोई मामलात में वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आए। अब इसके अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा तो बहुत तवील हो जाएगा। ये मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में तज़किरा करता रहा हूँ कि अगर आप G7 के लास्ट 3 इजलास जो हुए हैं, लास्ट इजलास जो हिरोशिमा में हुआ है, उससे पहले जो हुआ था श्लोस अल्माओ जर्मनी बवेरियन एल्प्स पे, और उससे पहले जो हुआ था कार्बिस बे में कॉर्नवेल काउंटी बरतानिया में, तो उनके जब आप आउटकम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो आपको वाज़े तौर पे पता चलता है कि उन्होंने काउंटर करना है, चाइना को वीक करना है, चाइना की अलाइंसेस को तोड़ना है और चाइना के मुख्तलिफ ममालिक जो चाइना की तरफ देखने लगे अपनी पॉलिसी बनाने के लिए उनको दूर करना है। और एक ऑल्टरनेट कॉरिडोर भी टू राइवल BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो इंडिया मिडल ईस्ट एंड यूरोप कॉरिडोर लॉन्च किया है अमेरिका ने, अभी 10 सितंबर की बात है गुज़श्ता माह, वो भी उसी सिलसिले की कड़ी है। तो एक ये मुतालबा हो सकता है। उसके अलावा अफ़गानिस्तान के लिए अड्डे मांगे थे, एब्सोल्युटली नॉट वाली बात आपको याद होगी। ये सब ये दुरुस्त बात है कि इस तरह हुआ था, मांगे गए थे। ओवर द हॉराइजन्स ऑपरेशन के लिए अमेरिका जो है वो पार्टनर्स तलाश कर रहा था, वो नहीं हो पाया। फिर बाद में भी ज़ाहिर है कि एक बहुत शदीद क्रिटिसिज्म आ सकता था इमरान खान के दौर में, जिस किस्म के मामलात चले गए थे तो वो मुमकिन नहीं था। लेकिन अफ़गानिस्तान में अमेरिका के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान पॉलिसी बनाए, ये एक मुतालबा जो है वो हो सकता है। और इसी तरीके से गल्फ़ ममालिक हैं या फिर अमेरिका है, इनके हवाले से फिर ये भी हो सकता है कि आप ईरान के साथ जो आपने गुज़श्ता कुछ अरसे में जो 2000 ख़ास तौर पर 20-21 था, उसमें जो आपने मामलात आप आगे लेकर बढ़े और आपने 959 किलोमीटर का बॉर्डर 74 साल में, उसके ऊपर सिर्फ एक बॉर्डर ओपनिंग थी, ताफ्तान बॉर्डर। खान साहब के दौर में आपने गब्द रमदान भी खोल दिया, मंद पशीन भी खोल दिया, फिर आपने कहा मज़ीद बॉर्डर मार्केट्स बना रहे हैं। एंड कंसिडरिंग के ईरान और चीन के दरमियान 27 मार्च 2021 को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का माहिदा हो गया 25 साल का, 400 अरब डॉलर का, जिसमें चीन उसको फिर हिस्सा भी बना रहा है BRI का, और वो ऑब्वियसली ब्रिक्स का हिस्सा जो है वो भी बन गया। तो फिर उनके साथ पाकिस्तान भी अटैच हो जाएगा। तो फिर वो ये कहते थे इसको ईवल नेक्सस जो है वो, या एक और टर्म जो है, कुछ टर्म्स इस्तेमाल की जाती थी नॉर्थ कोरिया, चाइना, पाकिस्तान एंड ईरान, इनके हवाले से। तो उसके ऊपर कुछ वो चीज़ें हो सकती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं ब्रॉडली इस ख़बर से जो कम अज़ कम जिसका अहाता हम कर सकते हैं कि मुमकिन तौर पर अगर ऐसा है तो मियाँ साहब आ रहे हैं, उनके लिए इंटरनेशनल अरेंजमेंट अगर हुआ है और उनके साथ मुलाकातें जिस वसूख के साथ फार्म हाउस का तज़किरा करके, लंदन में खुफिया जगह का तज़किरा करके, मुलाकातों का तज़किरा करके, और फिर जब हम अपने यहाँ होने वाली डेवलपमेंट्स देखते हैं कि मियाँ साहब किस तरीके से उनका चांस बनता है कि वो आ जाएंगे और वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, जब उनकी मकबूलियत भी नहीं है। मकबूलियत ना हो, कबूलियत है। नुसरत साहब ने दावा किया, मज़ीद हो सकता है कि वो इसके हवाले से मज़ीद इसके ऊपर कोई रोशनी डालें कि कौन से ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं, उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन अगर की है तो वो ये बात मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो फिर वो हैं अमेरिकन ब्लॉक के, उन्हीं के जो करीबी ममालिक हैं, अलाइंसेस हैं, उनके हैं। और अगर वो हैं तो वो पाकिस्तान से मुमकिना तौर पर क्या मांग सकते हैं। तो इसमें आई हैव शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन एंड सम ऑफ इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस, यानी कि आप उसमें सिर्फ हाइपोथेटिकल सिनेरियोज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि मुमकिना तौर पर फिर कौन कौन सी चीज़ें जिनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।